आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और कोच पटो चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई के सोशियोलॉजी के बुक 2 के चैप्टर 1 द स्ट्रक्चरल चेंज के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, फिर यहाँ पे वापस आइएगा, क्योंकि आप वरना कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट द टी प्लांटेशंस। सो टी प्लांटेशंस में हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक ये देख लिया है कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वैसे नहीं हुआ इंडिया में जैसे कि ब्रिटेन में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन बीइंग स्टार्टेड इन इंडिया बिट लेट। ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, बट बिकॉज आर अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन मॉडर्न पीरियड वर गवर्नड बाय द कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो हम जिन कॉलोनियल पावर्स के रूल के अंदर थे, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में, जो प्रॉफिट के इंटरेस्ट के चक्कर में, उनके कारण ही हमारे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हमारे देश के फ्यूचर को एक तरह से डार्क में ढकेला। वी कैनॉट गो इन टू डिटेल्स अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हियर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हर इंडस्ट्री के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते, बट चलो केस ऑफ टी इंडस्ट्री को हम लोग अज्यूम करते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि टी इंडस्ट्री इज़ क्वाइट फेमस एंड वी ऑब्वियसली कनेक्टेड विद द कॉलोनियल इंडिया। So colonial government often use unfair means to hire and forcibly keep laborers. So ये हमारे ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं उस टाइम के कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे उन्होंने यूजुअली अनफेयर मीन्स से लोगों को फोर्सफुली हायर किया था, एंड दे क्लियरली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो जो ये सब प्लांटेशंस के ओनर होते थे, अगर वो ब्रिटिश हो तो उनके कहने पे वो लोग ये काम करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट वाले। फ्रॉम फिक्शनल एंड अदर अकाउंट्स वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ वॉट लाइफ फॉर प्लांटर्स इन दिस इंडस्ट्री वॉज। तो मतलब ये जो इंडस्ट्री में प्लांटर्स की हालत थी, इसके बारे में हमें कुछ ऑफिशियल अकाउंट से पता चलता है। थोड़े बहुत लोगों ने इनके ऊपर कहानियाँ या पुस्तकें लिखी है, तो वो फिक्शनल अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो इस सब से हमको पता चलता है कि यहाँ के जो प्लांटर्स थे इनकी ज़िंदगी कैसी थी और ये कैसे गुजार रहे थे अपनी ज़िंदगी। Significantly, the colonial administrators were clear that harsh measures were taken against the laborers to make sure they benefited the planters. तो ये जो लोग थे, लेबरर्स थे, जिनको हायर किया जाता था ताकि वो अपने प्लांटर्स को बेनिफिट करें, उनके खिलाफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हार्श मेजर्स या फिर मारपीट करते थे, जिस कारण जो प्लांटर्स को उनको प्रॉफिट मिले और ये लोग डर डर के ज़्यादा काम करें। They were also fully aware that the laws of a colonialized country did not have to stick to democratic norms that the British back home had to follow in Britain. तो ये इन लोगों को बहुत पहले से पता था कि ये जो लॉज हमारे कॉलोनाइज कंट्रीज़ में है, ये सेम लॉज उनके ब्रिटिश एरा में या ब्रिटिश एरा जो वहाँ पे ब्रिटेन में चल रही थी, वो लोग वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो करते थे वो यहाँ पे स्टिक फॉरवर्ड नहीं करते थे हमारे कॉलोनाइज कंट्री में। तो वहाँ पे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जो वहाँ के ब्रिटेन के लोग चाहते थे, वो हमारे देश के कॉलोनाइज कंट्री में फॉलो नहीं होते थे। हाउ एट लेबरर्स रिक्रूटेड। टी इंडस्ट्री इन इंडिया बिगैन इन 1851। ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए आता है कि हमारे देश में टी इंडस्ट्री कब बनी। जो इट वॉज इन 1851। मोस्ट वेर प्रेजेंट इन आसाम। In 1903, the industry employed 4,79,000 permanent and 93,000 temporary employees. Since then, Assam was sparsely populated, and the tea plantations were often located in uninhabited hillsides. Bulk of sorely needed labor was to be imported from other provinces. तो ये जो तुम्हारे प्लांटेशंस टी के बनते थे, ये ऐसी जगह पे होते थे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो और कम लोग रहे, जिससे किसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, वो लोग बड़े बड़े प्लांटेशंस खरीद सके। बट इस कारण ही उनको बहुत ज़्यादा डेस्परेटली लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। बट टू ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर फ्रॉम देयर फार ऑफ होम्स इनटू स्ट्रेंज लैंड्स, आसाम इतना ज़्यादा तो किसी के लिए जान पहचान का था नहीं, या बाहर से किसी को लाओगे तो उनको तो पता नहीं ना आसाम कैसा है। तो इसलिए स्ट्रेंज लैंड्स पोजेसिंग एन अनहेल्दी क्लाइमेट एंड इन्फेक्टेड विद स्ट्रेंज फीवर्स रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल अदर इंसेंटिव्स विच द टी प्लांटर्स ऑफ आसाम वर अनविलिंग टू ऑफर। तो ये सब के लिए जो पैसे और इंसेंटिव्स की ज़रूरत पड़ती इन लेबरर्स को देने की, वो टी प्लांटर्स ऑफ आसाम देना चाहते नहीं थे। इंस्टेड दे हैड रिकोर्स टू फ्रॉड एंड कोवर्शन। उन्होंने फिर फ्रॉड स्टार्ट किया, एंड दे परसुएडेड द गवर्नमेंट टू एड अबेट देम इन दिस अनहोली टास्क बाय पासिंग पीनल लॉज। तो इस काम में हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने गवर्नमेंट को परस्यू किया, एंड दे वॉन्टेड हेल्प इन दिस अनहोली टास्क, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अनहोली टास्क बाय पासिंग सम सर्टन पीनल लॉज। The recruitment of laborers for tea gardens of Assam was carried on for years, mostly by contractors under the provisions Transport of Native Labourers Act No. 3 of 1863 of Bengal was amended in 1865
1870 एंड 1873। तो ये आ सकता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ लेबरर्स फॉर टी गार्डन्स ऑफ आसाम वॉज कैरिड ऑन बाई कौन से प्रोविजंस ऑफ लॉज। तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट नंबर 3 ऑफ 1863 of Bengal, and it was amended in 1865, 5 years later in 1870 and 1873. Industrialization in independent India. We saw in the earlier section how the colonial state had an important role in way of industrialization and urbanization that took place in India. Here we will briefly touch upon how independent Indian states played an active role in prompting industrialization. तो हमने क्या देखा कि जो colonialism के बाद हमारे देश में ये सब हुआ, प्राइवेटाइजेशन या फिर तुम्हारे जो भी कैपिटलिज्म के यहाँ पे पार्ट्स देखे गए थे हमारे देश में, तो उस कारण हमारा जो इंडिया था वो एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया था। मसूलीपट्टनम या फिर ढाका जैसी जगहों पे हम लोगों ने ब्रेक डाउन देखा था इंडस्ट्रीज़ का। पर यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स जो थे उन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया था इन प्रमोट करने में, उन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया था, and in some sense was responding to the impact that colonialism had on the growth of industry in India. तो वो एक तरफ तो उनको प्रमोट भी कर रहे थे और दूसरी तरफ वो इसी से colonialism ने जो हमारी इंडस्ट्री के ग्रोथ को हैम्पर किया था उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा ले रहे थे। हम लोग चैप्टर 5 में इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसकी शिफ्ट फ्रॉम अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू डेवलपमेंट्स आफ्टर 1990 और लिबरलाइजेशन, इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। टिल देन लेट्स कम बैक टू चैप्टर। For Indian nationalists, the issue of economic exploitation under colonial rule was a central issue. Images of pre-colonial fabled riches of India contrasted with the poverty of British India. तो हम लोग पहले के ज़माने में कहते हैं कि मुग़ल इंडिया और पुरानी इंडिया सोने की चिड़िया थी, यहाँ पे मतलब हमारे देश की धरती से सोना निकलता था। वो गाना भी था ना, ये मेरे देश की धरती सोना उगले। तो हम लोग अपने देश के बारे में एक बहुत मतलब ऐसे गोल्डन मतलब हमने रखा था, एकदम गोल्डन स्टैंडर्ड, सिल्वर लाइनिंग क्रिएट करके रखी थी हमने अपने देश के बारे में। बट ये सोच, ये इमेजेस ऑफ थॉट वर क्वाइट कॉन्ट्रास्टिंग फ्रॉम द पॉवर्टी दैट वाज प्रेजेंट इन ब्रिटिश इंडिया। द स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथेंड द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी। तो जो लोग थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लिया था, स्वदेशी मूवमेंट के पायोनियर्स ने उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशंस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया था। मॉडर्न आइडियाज़ मेड पीपल रियलाइज दैट पॉवर्टी वॉज प्रिवेंटेबल। तो ज़्यादा पढ़ लिख कर और थोड़ा मॉडर्न विचारधारा को अपना कर लोग ये समझने लगे कि पॉवर्टी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पॉवर्टी किस्मत का लेख नहीं है, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इंडियन नेशनलिस्ट सॉ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एज पार्ट ऑफ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी। तो ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी अगर मंजिल है तो वहाँ तक जाने के लिए हमको एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी जाए, जिससे हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ये विचारधारा हमारे देश के नेशनलिस्ट की थी। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड machine making industries, expansion of public sectors and holding of large cooperative sectors were considered very important towards this way. तो इस रास्ते के लिए ये सारे expansion in the public sector, large cooperative sectors का take place होना या फिर heavy और machine making industries का development, ये सब बहुत ज़रूरी था। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का भाखरा नंगल डैम के लिए क्या कहना था। Because a prosperous and a modern India, as visualized by Jawaharlal Nehru, was to be built on the edifice of giant steel plants or gigantic dams and power station. तो ये edifice basically क्या हुआ कि हमारा जो modern and prosperous India बनेगा उसका जो foundation होगा वो foundation ही giant steel plants, gigantic dams and power stations होंगे। तो वो भाखरा नंगल डैम कहते हैं कि अभी के टाइम पे the biggest temple and mosque और गुरुद्वारा is the place where man works for the good of mankind. Which place can be greater than this? This Bhakra Nangal Dam, where thousands and lakhs of men have worked, have shed their blood and sweat and also laid down their lives as well. तो वो एक तरह से ये जो डेवलपमेंट की सीढ़ियाँ थी, ये डैम्स, पावर स्टेशंस, जाइजेंटिक स्टील प्लांट्स, इन सब को ना वो सक्सेस की सीढ़ियाँ मानते थे और कहते थे कि यही जगह है सारे बिगेस्ट टेम्पल्स, मॉस्क एंड गुरुद्वारा। धर्म जाति का भेद किए बगैर वो कहते थे कि हर धर्म के लिए यही सबसे बड़ा उनका प्लेस ऑफ प्रेयर है, एज इट इज़ अ प्लेस वेयर मैन वर्क्स फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। नियरली अ डेकेड बिफोर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इन 1938, डेकेड मतलब नियरली करीब करीब 10 साल पहले, हमारा देश कब स्वाधीन हुआ था? 1947। तो इसलिए 10 साल नहीं पर 9 साल पहले 1938
A national planning committee with Jawaharlal Nehru as chairman and K.T. Shah as a general editor was set up by the Indian National Congress. तो इस कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू. अभी के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे, पर वो पार्टी प्रेसिडेंट तो थे ही INC के. एंड K.T. शाह, ही वॉज अ जनरल एडिटर. द कमिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1939. तो एक साल बाद उसने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट किया, बट इट कुड नॉट मेक मच हेडवे, मतलब वो ज़्यादा काम नहीं कर पाया, बिकॉज द चेयरमैन मतलब जवाहरलाल नेहरू वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड द वॉर ब्रोक आउट. तो जैसे जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हुए तो आपको पता है वॉर स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, तो इसलिए कमेटी ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाई थी. नॉट विथस्टैंडिंग दिस ऑब्स्टिकल्स, 29 सब कमिटीज़ डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स वॉज सेटअप टू डील विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल लाइफ. तो हमारे नेशन के जो लोग थे उनके लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हुए 8 ग्रुप्स बनी थी जो 29 सब कमिटी से डिवाइड की गई थी. एंड द वर्क इन अकॉर्डेंस विद अ प्री डिटरमाइंड प्लान. तो इनको कहा गया था कि आप एक प्री डिटरमाइंड प्लान के हिसाब से ही अपना काम करोगे. सो द मेजर एरियाज ऑन विच दिस कमिटीज फोकस इट्स अटेंशंस वेयर. तो ये जो 8 ग्रुप्स थे इनके फोकस करने के एरियाज क्या थे? सो फर्स्ट वॉज एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन. सेकेंड वॉज इंडस्ट्रीज और अदर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड क्या था? ह्यूमन फैक्टर, आपका लेबर, पॉपुलेशन, तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में. फोर्थ क्या था? एक्सचेंज एंड फाइनेंस. तो फाइनेंसिस के ऊपर देश का फाइनेंस स्ट्रक्चर कैसा हो, फाइनेंशियल प्लान्स, फाइनेंशियल बिल्स, इसका लेके फोर्थ सिस्टम बना था. पब्लिक यूटिलिटीज़, हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में फिफ्थ सेक्टर देखता था. सिक्स यूज टू लुक आफ्टर द सोशल सर्विसेज, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन एंड एक्सेट्रा. फिर आपका जो सेवेंथ था वो देख रहा था एजुकेशन, चाहे वो जनरल हो, प्रैक्टिकल हो या टेक्निकल हो. और जो आपका आखिरी था 8, दैट लुक्ड इनटू द वुमेन्स रोल इन अ प्लान्ड इकोनॉमी. हमारे देश की प्लान्ड प्री डिटरमाइंड इकोनॉमी के वुमेन्स क्या रोल प्ले करे और उनके रोल को एनहांस कैसे किया जाए, ये हमारा 8वां ग्रुप देखता था. Among the subcommittees, some submitted their final reports and several other interim reports before India became independent. तो 1947 से पहले इनके कुछ सब कमिटीज़ ने अपने रिपोर्ट्स या तो फाइनल या तो इंटरिम रिपोर्ट्स सबमिट कर दिए थे. सेवरल रिपोर्ट्स वर पब्लिश बाय, एक साल बाद में ही 1948 to 49 में पब्लिश कर दिए गए थे. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950 by a resolution of Government of India which is defining the scope of Commission's work. तो 1950 मार्च में जो प्लानिंग कमीशन बना था, इट वॉज सेटअप बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस रेजोल्यूशन ने कमीशन के काम के स्कोप को, कि वो कितना दूर तक, कितना सारा और किस किस लेवल तक काम करेगा, ये डिफाइन कर दिया था. अर्बनाइजेशन इन इंडिया. हमारे देश में MS राव एक इंडिपेंडेंट सोशोलॉजिस्ट थे एंड he argued that in many villages all over India are too becoming increasingly subject to the impacts of urban influences. तो MSA राव का कहना था कि हमारे देश के कोने कोने के कई सारे विलेजेस इंक्रीजिंगली अर्बन इन्फ्लुएंसेस के इम्पैक्ट के कारण उसका सब्जेक्ट बन जा रहे थे. तो ये अर्बन इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं? जो अगर आपके विलेज के पास ही अगर एक सिटी क्रिएट हो जाए तो सिटी से लोग कम दामों में रहने के लिए विलेज के पास आएंगे. विलेज में इंडस्ट्रीज़ बनना स्टार्ट होगी जिससे काम धंधा यहाँ पे इनको जॉब मिलेगा सिटी लोगों को. फिर सिटी में अगर हॉस्पिटल बन गया तो विलेज के लोगों को उसमें आसानी होगी. विलेज को सिटी से कनेक्ट करने वाले सारे रास्तों में अच्छे से काम किया जाएगा. तो ऐसे कुछ इम्पैक्ट्स के बारे में MSA राव कह रहे थे. ही डिस्क्राइब्स बेसिकली 3 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ अर्बन इम्पैक्ट एज. फर्स्टली, तो फर्स्टली वो क्या कहते हैं कि देयर आर विलेजेस इन विच अ साइजेबल नंबर, मतलब अच्छे खासी अमाउंट ऑफ पीपल हैव सॉट एम्प्लॉयमेंट इन फार ऑफ सिटीज़. They lived leaving behind the members of their families in their natal home or villages. For example, माधोपुर में इन्होंने स्टडी किया था, तो इंडिया में ही है. 77 out of 298 households have migrants and a little less than half of all the migrants work in 2 cities of Bombay and Calcutta. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितना परसेंटेज में माइग्रेंट्स रहते हैं, करीब 30%. अबाउट 75% ऑफ द टोटल माइग्रेंट्स, 30% में से 75% लोग रेगुलरली अपने घरों में पैसे भेजते एंड 83% विजिट द विलेज फ्रॉम 4 to 5 times a year to once in 2 years. तो वो लोग रेगुलरली विजिट करते 83%. अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स रिसाइड नॉट ओनली इन इंडियन सिटीज़ बट ऑल्सो इन ओवरसीज टाउन्स. लाइक पीपल ऑफ लिविंग इन सिटीज़, मतलब विलेज, मतलब गुजरात के विलेजेस में रहने वाले लोग अफ्रीकन और ब्रिटिश टाउन्स में रहते जाते. सो उन्होंने अपने गाँव में फैशनेबल हाउसेस बना दिए क्योंकि यहाँ पे कम दाम है. उन्होंने अपने नेटल घरों में, पुश्तैनी मकानों में एकदम फैशनेबल हाउसेस बना दिए.
They have invested money on land and industries and also have donated literally to the establishment of educational institutions and welfare trusts. The second kind of urban impact is to be seen in villages which was situated near an industrial town. और मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, Bhilai comes up as an example as it is in the midst of villages. Some villages are totally uprooted while the lands of others are particularly acquired. तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ विलेजेस को तबाह कर दिया गया और कुछ लोगों को खरीद लिया गया. द लेटर आर फाउंड टू रिसीव अ इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स वर्कर्स. तो जो लोग वहाँ पे काम करेंगे वो लोग तो शहरों में बहुत पैसे दे के रह नहीं सकते, तो वो लोग इन गाँव में रहने आते हैं. सो दे सी अ इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स विच नॉट ओनली स्टिमुलेट्स अ डिमांड फॉर हाउसेज एंड अ मार्केट इनसाइड द विलेज बट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डरिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द नेटिव रेसिडेंट्स एंड इमिग्रेंट्स. तो इससे एक हद तक मतलब मार्केट डेवलपमेंट और हाउसेस का डिमांड बढ़ने के कारण विलेज को फ़ायदा भी होता है, बट नेटिव रेसिडेंट्स और इमिग्रेंट्स के बीच में रिलेशंस में कभी कभार बिगड़ जाते हैं, तो इसमें ऑर्डर सेटअप भी करना पड़ता है. द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अकाउंट्स फॉर द थर्ड टाइप ऑफ अर्बन इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग विलेजेस. तो मतलब अपने विलेजेस के आसपास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का क्रिएट होना या बनना, ये थर्ड टाइप में आता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो अर्बन पॉपुलेशन और अर्बन एग्लोमरेशन टाउन्स इन इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2011. आप यहाँ पे एक डिसेंट सी ग्रोथ देख सकते हो. पर जब हम लोग डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में आते हैं, द परसेंटेज एंड डेसेनियल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, आप यहाँ पे एक डिसेंट सा डिक्लाइन देख सकते हो. तो इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. द अबव चार्ट्स इंडिकेट्स दैट द अर्बन पॉपुलेशन and the number of urban agglomerations or towns in India are increasing. The chart below indicates that, जैसे मैंने आपको बोला decency growth देखी गई, तो बोलो increasing, and the chart below indicates that the percent share of urban population is increasing. तो percent share of urban population तो बढ़ रहा है, but the decilineal growth rate of the urban population shows a decreasing trend. तो urban population का हम लोग अगर 10 साल का एवरेज निकाले, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो रेट कम ही रहा है. In 1951, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आंकड़ों के हिसाब से. इन 1951 17.29% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, जो बेसिकली 62.44 मिलियन पीपल है, वे लिविंग इन 2843 टाउन्स. इन 2011, जो आप कह सकते हो करीब करीब 50 साल बाद, 50 से 60 साल बाद, 31.16% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लिव्ड. इसका मतलब ये कहाँ रहते थे, ये लोग रहते थे इन 7935 टाउन्स. तो यहाँ पे टाउन्स का नंबर बढ़ गया और इसलिए यहाँ पे आप देखिए कि पॉपुलेशन में कितना बड़ा इंक्रीज़ देखा गया है. फ्रॉम 62.44 मिलियन इट रेज टू 377.10 मिलियन पीपल. दिस शोज अ स्टेडी इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशंस एंड टाउन्स, एंड द परसेंट शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. हाउएवर, द डेसिलिनियल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन शोड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ड्यूरिंग 1981 एंड 2001. आप मतलब एक तरह से इसने हमने पूरे ट्रेंड को रिवर्स किया and showed a marginal increase in 2011. The decilineal growth rate of urban population in 1951 was 41.42% और 2011 में क्या हो गया वो 31.80%. For the first time since independence, the absolute increase in population is more in urban areas than in rural areas. This is due to a sharp decline seen in growth rate in rural areas, while the growth rate in urban areas remains almost the same. तो आप यहाँ पे यही देख पा रहे हो कि आपका जो रूरल एरियाज़ में पीपल रहते थे उसमें एक शार्प सा डिक्लाइन देखा गया है कि मतलब पॉपुलेशन कम रही है, पर जो अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन था वो स्टैग्नेंट रह जाती है. कंक्लूजन, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द अबव अकाउंट्स दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्प्लाई चेंजेस नॉट जस्ट टू द प्रोडक्शन सिस्टम्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और द डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स, बट ऑल्सो फॉर करंट इंडिया इट्स अ वे ऑफ लाइफ. थैंक यू. हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी पार्ट ऑफ द CBSE क्रैक फैमिली, जहाँ पे हम लोग हफ्ते में 3 से 4 ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप रोज़ कुछ नया सीखते रहे और आपको पढ़ाई में मन लगा रहे. थैंक यू.